सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के तीसरे अंक में आज हम चर्चा कर रहे हैं देश को एकता के सूत्र में पिरोने और परस्पर कला, संस्कृति, खान पान और रीति रिवाजों को समझने पर केंद्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ 1600 से ज्यादा बोलियां और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सहित कई धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से इस अभियान के जरिए इम्यूनिटी और यूनिटी बढ़ाने की अपील की है। हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग भरने हैं और हर नागरिक को भरने हैं। इस संदर्भ में मैं आप सबसे एक वेबसाइट देखने का आग्रह करता हूँ, ekbharat.gov.in। इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे। इसका एक दिलचस्प कॉर्नर है आज का वाक्य। इस सेक्शन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग अलग भाषाओं में कैसे बोलते हैं यह सीख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें। जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग अलग खान पान होता है। ये व्यंजन स्थानीय स्तर के खास इंग्रेडिएंट्स यानी अनाज और मसालों से बनाए जाते हैं। क्या हम इन लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडिएंट्स के नामों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं? यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे, आप जाने माने संग्रहालयविद हैं और वर्तमान में भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में कार्यरत हैं। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वही हमारे दूसरे मेहमान मणिपुर और नागालैंड के सांस्कृतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं मानव विज्ञानी एन सकमचा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं मुखातिब हो रही हूँ डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे राज्यों की संस्कृति और विविधता समझने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा विचार है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर 4 कोस में बोली बदल जाती है और 8 कोस में पानी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भारत की इस विविधता के दर्शन कर सकते हैं और उन विविधताओं को आत्मसात करके एक दूसरे समूह के प्रति एक सम्मान का भाव विकसित कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम बहुत ही अद्वितीय कार्यक्रम। डॉक्टर पांडे, आपने वाकई बहुत अच्छे से समझाया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 4 कोस पे बोली और 8 कोस पे पानी चेंज हो जाता है। अब सिंह साहब से जानते हैं कि वो इस अभियान को कैसे देखते हैं। जी, ये मैं खुद मणिपुर से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम हमें आइसोलेट होने नहीं देता है, हमें और जोड़ता है। हम जिस तरह से कई बार लोगों का ये धारणा रहता है कि उत्तर पूर्वी राज्य को हम दूर की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि हमको और नज़दीक खींचता है। इट इंटीग्रेट्स ऑल, और ये बहुत ही अच्छा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। वहाँ के लोग यहाँ से मिले, यहाँ के लोग वहाँ जाके मिले। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द पीपल। लोगों को मिलने का बहुत अच्छा मौका देता है, समझने का, देश को आगे बढ़ाने का। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में मध्य प्रदेश को नागालैंड और मणिपुर के साथ पार्टनर स्टेट बनाया गया है। डॉक्टर पांडे, तीनों राज्यों की साझा संस्कृति को किस तरह आप परिभाषित करेंगे? इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्य अपने आप में अद्वितीय संस्कृति को समाहित किए हुए हैं। और भारत में जो एक प्रमुख सूत्र है विविधता में एकता, वो हमें इन तीनों राज्यों में कुछ ऐसे सूत्र देखने के लिए प्रेरित करता है जो हम सबको एक ही धागे से बांधते हैं।
तो उस दृष्टिकोण से ये जो कार्यक्रम है इन तीनों राज्यों के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाता है। ये राज्य और इस राज्य के निवासी अपनी संस्कृति से दूसरे राज्यों को विशेष रूप से मणिपुर और नागालैंड जो कि पार्टनर स्टेट हैं उनको परिचित करा सकते हैं। मणिपुर और नागालैंड के स्टूडेंट्स और जो दूसरे स्रोत व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, तो उनकी संस्कृति से भी ये परिचित हो सकते हैं और धीरे धीरे उससे एक समझ का विकास होता है और जो अल्टीमेटली हम सबको एक सूत्र में बांधता है। डॉक्टर पांडे, अब मैं आपसे नागालैंड की संस्कृति के बारे में जानना चाहूंगी। नागालैंड जैसा कि हम जानते हैं भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है और अगर हम क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर लगभग 20 लाख लोग निवास करते हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि जो अधिकांश जनसमूह हैं यहाँ के, वो अपने आप को नागा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत अधिक विविधता है। नागा के नाम से संबोधित करते हुए भी वो लगभग 15 जनसमूहों में विभक्त हैं। उन सब की अपनी अलग अलग भाषा है, अपनी अलग बोली है और उनके अपने अलग पहनावे हैं, उनके अलग रीति रिवाज और त्यौहार हैं। और ये इतनी विविधता होने के बाद भी उनके अंदर कुछ समानता है जो उनको सबको एक ही शब्द नागा से संबोधित करती है और वो अपने आप को इस राज्य से बाहर के लोगों के लिए नागा कह करके संबोधित करते हैं। और ये जो राज्य है, इस राज्य के लोग बहुत ही मेहनतकश और अपनी संस्कृति को प्यार करने वाले लोग हैं और अपनी संस्कृति के बारे में हमेशा बहुत ही जागरूक रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण कोई दूसरे राज्य के व्यक्ति कुछ इस प्रकार के टीका टिप्पणी उनकी संस्कृति को लेकर के करते हैं तो वो काफ़ी नाराज़ भी हो जाते हैं और अपने पक्ष को सामने रखते हैं। तो नागालैंड जो है विशेष रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पर कि पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बना करके खेत बना करके खेती की जाती है और साथ ही साथ झूम खेती भी की जाती है, जो कि कुछ वर्षों तक एक ही स्थान पर करते हैं, उसके बाद उसका स्थान बदल देते हैं, तो इसलिए उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये लोग मूलतः मांसाहारी होते हैं, लेकिन इनका जो स्टेपल डाइट है वो चावल है। और नागालैंड को एक नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं त्योहारों का राज्य, स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स। और हर महीने राज्य के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई एक उत्सव बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता रहता है। जैसे अंगामी नागाओं का एक उत्सव है सेक्रेन्ये, जो कि माह फरवरी में मनाया जाता है। आओ नागा का मोआत्सु जो मई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है, या रेंगमा नागा का उत्सव गादा जो कि नवंबर के महीने में मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें विविधता बहुत है सारे समूहों में, तो इन समूहों को भी एक साथ बांध करके रखने की ज़रूरत महसूस की जाती है उन समुदायों के द्वारा खुद भी और राज्य के स्तर पर भी। तो राज्य सरकार द्वारा भी एक महत्वपूर्ण उत्सव अपने राज्य की संस्कृति को दूसरे लोगों के सामने लाने के लिए किया जाता है, जिसको कि हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा उत्सव है जो कि राज्य के द्वारा प्रायोजित होता है और इसमें पूरे राज्य की संस्कृति को दिखाया जाता है। नागालैंड की संस्कृति, वहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में तो हमने अब जान लिया है। अब जानेंगे मणिपुर की कैसी संस्कृति है, वहाँ किस तरह के त्योहार होते हैं, कैसे व्यंजन होते हैं। सकमुचा साहब, आप इसके बारे में कुछ बताइए। मणिपुर जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 90% जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। अच्छा। और बाकी 10% जो है वो वैली है। और इसी वैली में द फेमस लेक आप जानते हैं, लोकटक झील जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक, वो वहाँ पे है। और उसकी विशेषता ये है कि वहाँ पे आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलेगा जिसको हम फुमदी बोलते हैं, और ये रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के अंदर भी आता है। तो मणिपुर राज्य जो है इसका क्षेत्रफल लगभग 22,347 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और पॉपुलेशन 27
लाख से ऊपर है। और यहाँ पे खासकर 3 मेजर कम्युनिटीज़ रहते हैं पहाड़ों में। नॉर्दर्न साइड में खासकर नागा के लोग, नागा जनजाति के लोग, और साउदर्न पार्ट में कुकी जनजाति, और जो आपको बताया है मैदानी इलाका है वहाँ पे मैतेई समुदाय जो डोमिनेंट ग्रुप है वो रहते हैं। पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ भारत के कई नागरिक, कई लोग, जैसे वहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन भी है, नेपालीज़ है, वहाँ पे हमारे भारत के कई लोग वहाँ पे रहते हैं। और ख़ासकर लोग पसंद करते हैं वैली पे रहना। और मणिपुर की संस्कृति जो इस घाटी में आपको देखेंगे कि यहाँ पे वैष्णव परंपरा का बड़ा चलन है। 18 सेंचुरी से, नरसिंह के समय से यहाँ पे हिंदुइज्म का आगमन हुआ था। और ख़ासकर आप देखेंगे वैली कल्चर्स में आपको अपने कृष्ण डिवोटीज आपको ज़्यादा मिलेगा। और इम्फाल के जो विजय गोविंद टेम्पल है, विजय गोविंद मंदिर जो है बहुत ही पॉपुलर है, कृष्ण मंदिर है। इसके जो सैंक्टम है, इसमें से 1 पार्ट जो है, दूसरा सैंक्टम का दूसरा पार्ट जो है उसमें हमारे जो जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र और कार्तिकेय का उनको भी पूजते हैं, वहाँ रखते हैं। तो विजय गोविंद मंदिर के साथ साथ इम्फाल के इमा मार्केट, इट्स अ कल्चर ऑफ मार्केट का माने एक संस्कृति है जिसमें वर्ल्ड फेमस मार्केट है ये। पहला ऐसा मार्केट है जहाँ पे औरतें, माताएं जो हैं बाज़ार को पूरा कंट्रोल करता है। और पहाड़ में आप देखेंगे एक्सोटिक ट्राइबल कल्चर्स, नागा जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ की तरह ही उनका भी वही परंपरा है। और ये ऐसा जो भौगोलिक परिस्थिति है, इसका सांस्कृतिक पहलू हम अगर देखेंगे तो पहाड़ और मैदान कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का रिसोर्सेस इस तरह से जुड़ता है कि वो आपस में भाईचारा रखना पड़ता है। और इसी तरह मणिपुर का संस्कृति में इस झलक को भी आप पाएंगे। और वैष्णव परंपरा के साथ साथ कई ऐसे पहलू हैं जिसमें आप मणिपुर के जो इंडिजिनस कल्चर्स, जिसमें लाई हराउबा नामक एक पारंपरिक त्यौहार है जी। और लाई हराउबा में जो उमंग लाई पूर्वज देवताओं को वो पूजा करते हैं जी। और समर्स में खासकर एनुअल फेस्टिवल होता है। ये पूरे मणिपुर के वैली में आप इसका फेस्टिवल का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें पूर्वजों को याद किया जाता है, साल में एक बार होता है। तो और मान्यता ये है मैतेई लोगों में कि मणिपुर के भौगोलिक परिस्थिति जहाँ भी आप देखेंगे, पहाड़, नदी, तालाब, इसमें इस देवताओं का, कुल देवताओं का वास है। यही इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और कुकी, नागा और मैतेई, इन सबको एक साथ अगर देखना हो तो स्टेट एक बहुत ही बड़ा टूरिज़्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है जिसको संगाई फेस्टिवल बोलते हैं। हर साल इसका आयोजन होता है जी। तो मोटे तौर पर हमने मणिपुर और नागालैंड दोनों की संस्कृति और वहाँ किस तरह का खान पान है, ये चीज़ें जानी है। डॉक्टर पांडे, देश के लोग एक दूसरे के राज्य के बारे में और वहाँ की विविधता के बारे में जानेंगे, तो इससे आम लोगों के साथ साथ राज्य स्तर पर देखा जाए तो किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं? एक जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि सारे राज्य जो भी हैं भारत के, उनके निवासियों के अंदर भारत राष्ट्र के प्रति एकता का भाव होना बहुत ही आवश्यक है। और होता ये है कि विभिन्न राज्यों के लोग जब एक दूसरे की संस्कृति से परिचित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे दूसरे पक्ष को बुरा लगता है और वो कहीं उनके अंदर ये भाव आना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और हम तो अलग हैं। तो ऐसी कोई भी बात उनके दिमाग में ना आती हो, उसके लिए ज़रूरी है कि
भारत का हर निवासी दूसरे किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की संस्कृति और उनकी सामाजिक संरचना से परिचित हो जी। और जब ये परिचय होगा, जब ये परिचय बढ़ेगा और उसमें ये एक भारत श्रेष्ठ भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तब किसी भी प्रकार के संघर्ष, किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं रह जाती है और भारत का प्रत्येक निवासी भारत राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। सकमुक्का जी, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? डॉक्टर पांडे ने जो बताया है, क्या आप उससे सहमत हैं पूरी तरह? सांस्कृतिक पहलुओं पे ही ना होकर व्यावसायिक, जिसे हम इंडस्ट्रियल पर्यटन व्यवसाय हो, स्पोर्ट्स है और कई चीज़ों में हम जो आदान प्रदान अभी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक ये पहलू भी है ये जी। मैं ऐसा देखता हूँ इसको जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से देखा जाए तो पर्यटन उद्योग को किस तरह से फायदे हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। लगभग सभी, भारत सांस्कृतिक रूप से तो वैविध्यपूर्ण है ही, यह भौगोलिक और पर्यावरणिक दृष्टि से भी विविधतापूर्ण है। तो उसी वजह से एक राज्य के निवासी पर्यटन के लिए जो मशहूर जगहें हैं उन जगहों पर जाना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागालैंड और मणिपुर दोनों ही इतनी खूबसूरत भौगोलिक संरचना के बीच में स्थित हैं कि जहाँ एक बार जाने के बाद वापस आने का मन नहीं होता है। नागालैंड पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है और बहुत खूबसूरत झरने, बहुत खूबसूरत उन पहाड़ों को काटती हुई नदियाँ और रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित वहाँ के स्थानीय निवासी, उनकी अपनी मधुर भाषा और बोलियाँ और सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यंजन आजकल टूरिज़्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो दुनिया की सबसे जो तेज मिर्च होती है, जिसको कि आसाम में भूत झोलकिया कहते हैं, ये नागालैंड और मणिपुर दोनों ही जगहों पर मिलती है और लैब टेस्टिंग में इसको विश्व की सर्वाधिक तेज मिर्ची के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। जो अभी धीरे धीरे इस प्रकार के बहुत से रिज़ॉर्ट्स नागालैंड और मणिपुर में विकसित होते जा रहे हैं, जहाँ पर कि आप ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से जा कर के अपनी बुकिंग करा करके और वहाँ जा सकते हैं और बिल्कुल स्थानीय निवासियों की तरह रहते हुए उनकी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनके आवास प्रतिमानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके भोजन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहाँ का जो प्रमुख भोजन है, जैसा मैंने कहा कि राइस स्टेपल डाइट है और मुख्यतः वो मांसाहारी हैं, लेकिन शाक सब्जी का प्रयोग भी उनके व्यंजनों में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है जी। पालक है, गाजर है, बीन्स हैं, ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। और उसके साथ साथ जो सब्जियाँ हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में उपयोग करते हैं, वो सब्जियाँ भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो संतरा है, नींबू है, ये और भी जो दूसरे प्रकार के फलदार वृक्ष हैं आजकल वहाँ पर लगाए जाने लगे हैं। अनन्नास वहाँ का एक स्थानीय प्रजाति हम कह सकते हैं। और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं उसमें जैसे सूखी मछली है, उसको फर्मेंट करके और फिर विभिन्न व्यंजनों में उसको मिश्रित करके, तो वो एक अलग किस्म का एक सुगंध, एक स्वाद उसमें प्राप्त होता है। ऐसे ही जो बांस से बनाया जाने वाला एक व्यंजन है बैम्बू शूट, वो बहुत लोकप्रिय है और उसका भी एक अलग किस्म का स्वाद है। तो और विभिन्न प्रकार के जो सॉस होते हैं वो भी वो यूज़ करते हैं और जो व्यंजन बना रहे हैं उसमें वो उसको डालते हैं, तो वो एक अलग खुशबू, अलग स्वाद आप उसका आनंद उठा सकते हैं। सकमुक्का जी, बात खान पान की हो रही तो देखा जाए आपके यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध फूड है मोमोज, वो हर जगह प्रचलित है, भले वो सेंट्रल इंडिया हो या साउथ हो, हर जगह लोग उसको पसंद करते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का कोई ऐसा फूड है जो आपके यहाँ पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता हो, उसके बारे में कुछ बताइए। मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ अभी, तो मैंने देखा है वहाँ के लोग जब नॉर्थ ईस्ट से इस जगह पे आते हैं तो बड़े
कई ऐसे एथनिक फूड्स है जो उन्हें बहुत पसंद है। और ख़ासकर जैसे मणिपुर का परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ के जो व्यंजन हैं, वेजिटेरियन में भी आपको 108 व्यंजन आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे आप बहुत बड़े मंडप में, किसी बहुत बड़े उत्सव में अगर कोई फीस्ट होता है जी। तो उसमें 108 आपका व्यंजन होना चाहिए। इस तरह का प्रचलन भी है। तो आप देखेंगे कि वेज में ही इतने सारे आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश में भी खाली खान पान में ना होकर कई चीज़ों में वहाँ के लोगों का रुचि बड़ा है जी। जैसे कि यहाँ के क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में क्राफ्ट मटेरियल कई ऐसे चीज़ है। और यहाँ के मौसम और यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है ना, जैसे पहाड़ है, पहाड़ बहुत विंध्याचल रेंज आप देख रहे हैं, तो पहाड़ों के लोग यहाँ आके पहाड़ देखे उनको बड़ा अच्छा लगता है। और झील है और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कई ऐसे माने चीज़ें हैं जिसका भरपूर लोग आनंद उठाते हैं। हमारे वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं, जब पनीर से लेके कई ऐसे व्यंजन से यहाँ के हैं। और तो मणिपुर के ख़ास एक व्यंजन का अगर मैं जिक्र करूँ तो जिसको वहाँ के लोग यहाँ ब्लैक राइस भी बोलते हैं, जिसको वहाँ चाहाव बोलते हैं, ये वहीं उगता है और इसका एक्सपोर्ट भी होता है कई जगह पे। लोग इसको खीर के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिस तरह पांडे साहब ने बताया कि वहाँ में जो मिर्ची दिस हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड, पहले मैक्सिकन था, अभी हमारे ये उमरोग या भुट जोलोकिया जो है वो हॉटेस्ट है। इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और तो भोपाल के लोग भी इस मिर्ची को पसंद करने लगा है। अरे वाह, ये तो आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। क्योंकि हमें खुशी होती है कि हमारे जो संग्रहालय है इसमें कई बार जो एथनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन होता है, तो मणिपुर, नागालैंड, कई जगह से उत्तर पूर्वी राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ उनका एथनिक फूड सर्व किया जाता है। तो भोपाल के लोग और कई जगह के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं और पसंद करते हैं। खान पान संस्कृति के बारे में हमने बात कर ली है डॉक्टर पांडे। अब हम बात करेंगे कि कोहिमा में जिस तरह वॉर सिमेट्री है और भोपाल में शौर्य स्मारक है, तो ये किस तरह अपने प्रदेशों की शौर्य गाथा को साझा करते हैं? जो वॉर सिमेट्री है कोहिमा में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिन सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया था उनकी स्मृति में बनाई गई है। और इसको बनाने के लिए जिस जगह का चयन किया गया है ये कोहिमा में कोहिमा पहाड़ पर है, लेकिन इसको भी पहाड़ के ऊपर, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर इस सिमेट्री को बनाया गया है। और डिफरेंट टेरेसेस, सीढ़ी नुमा जो हिस्से हैं उसमें इसको बनाया गया है। तो ये न केवल एक ऐसा स्मारक है जो हमें इस देश की रक्षा पर शहीद होने वाले लोगों के बारे में बताता है, बल्कि इसकी जो खूबसूरती है वो भी अनन्य है। और जहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश के शौर्य स्मारक की बात है, तो ये जब बना तो अपनी तरह का ये पहला उदाहरण रहा है। और शौर्य स्मारक में हम पूरे भारत के जो विभिन्न हमारी सेना के जो विभिन्न अंग हैं उसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और साथ ही सेना के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं इसकी भी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। और शौर्य स्मारक की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि लोग भाग लेते रहे। अब बात की जाए अगर कोरोना काल की, तो इस समय जो बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होते रहते थे वो अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से काम किया जा रहा है, इस अभियान को और कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? सकमच्चा जी, इसके बारे में बताइए। अभी अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना का पेंडेमिक्स का ये है और हमको सबको इसको गाइडलाइंस को फॉलो करके ही चलना है।
और साथ ही इसमें भी हम लोग पीछे नहीं हैं, क्योंकि वर्चुअल एक मीडियम है तो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे स्थिति में भी अपने एक दूसरे को इंटरेक्शन करने के लिए लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और लोग कई यूट्यूबर्स हैं। और जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरू हुआ था, यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, तो उन लोगों में ये भी चीज़ें एक नई जोश के साथ पैदा हुआ कि यूट्यूबिंग किया जाए, ब्लॉग बनाया जाए। तो अभी हम वाकई में लगता है कि दूर है, लेकिन वर्चुअली वी आर सो कनेक्टेड। तो संस्थानों में हो या इंडिविजुअली हो, दिस इज़ वन ऑफ द एक अच्छा मीडियम है कि हम वर्चुअली लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं और कई ऐसे कार्यक्रम भी किया जा सकता है मेरे ख्याल से। जी डॉक्टर पांडे, वाकई सोशल मीडिया आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को जोड़ने में और आगे बढ़ रहा है तेज़ी से? हाँ, निश्चित रूप से सोशल मीडिया आज पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है और एक ऐसा अवसर प्रदान करता है कि हम अपने किसी एक राज्य, किसी एक जनसमूह की संस्कृति को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने ला सकें। तो मानव संग्रहालय ने इस क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसमें ऑनलाइन एग्जीबिशंस हम लोगों ने शुरू की हैं और पूर्वोत्तर भारत समेत सारे भारत के जो प्रादर्श हमारे संग्रहालय में हैं, मानव संग्रहालय में हैं, उनके बारे में हमारे संग्रहालय के क्यूरेटर्स द्वारा जानकारी दी जाती है और वो जो एक फ़िल्म के रूप में सामने आता है, उस फिल्म में हमारे आर्काइव में जो रिकॉर्डिंग पहले से उपलब्ध है वो वाली चीज़ें भी उसमें होती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों का आयोजन कर रहे हैं, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से संग्रहालय अभी कुछ समय पहले तक दर्शकों के लिए बंद था, लेकिन हम पहले दर्शक हमारे संग्रहालय तक आते थे और इन वर्चुअल एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि प्रोग्राम वाइंड अप किया जाए। ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें। हम भी भोपाल में रहते भोपाल के चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जी, तो बहुत ही सराहनीय है। और मानव संग्रहालय में भी जैसे पांडे साहब ने बताया, कई ऐसे कार्यक्रम हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन कई ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और प्लानिंग भी चल रहा है और करने के लिए। डॉक्टर पांडे, आप कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी पूर्वोत्तर को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझें? एक जो बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी हम जो मध्य भारत के क्षेत्रों में रहते हैं, छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत हमारी सूची में बड़ी मुश्किल से शामिल होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर भारत ऐसी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर है जहाँ जाने के बाद आप एक अलग तरीके का अनुभव करते हैं जी। और जहाँ तक नागालैंड और मणिपुर की बात है, ऑल्दो वो हमारे देश का पूर्वोत्तर हिस्सा है जो काफ़ी दूर है, लेकिन अब आवागमन के साधनों ने उस दूरी को कम कर दिया है। तो हवाई जहाज़ के माध्यम से जा सकते हैं, ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके माध्यम से जा सकते हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं जो पर्यटकों को चाहिए होती हैं। तो मेरा ये आग्रह है अपने दर्शकों से और श्रोताओं से कि वो इस बारे में सोचें और मणिपुर और नागालैंड के भ्रमण के बारे में अपनी योजनाएं बनाएं और बहुत ही अद्भुत प्रकार की संस्कृति से परिचित हों। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ने इतने बेहतर तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हमें बताया है कि जब भी हमारे मध्य प्रदेश के लोग कहीं जाना चाहेंगे तो वो इसे और ज़्यादा नज़दीक से देखना चाहेंगे। हमारे विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में समय देने और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे और एन सकमचा सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत आभार है सर। धन्यवाद। नमस्कार। सुर्खियों में